नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, मिथुन राशि का ग्रह गोचर इस समय बहुत शानदार चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 29 मार्च 2025 को शनि ने, जो कि नवमेश होता है मिथुन राशि और मिथुन लग्न से दसम भाव में, अपना प्रवेश सुनिश्चित करवा लिया है। नवमेश का दसम भाव में गोचर एक प्रकार से राजयोग कारक स्थिति में शनिदेव गोचर से आ गए हैं और 3 जून 2027 तक का यह गोचर शनि का निश्चित रूप से उन्हें नौकरी, रोजगार, व्यापार और पिता पक्ष से निश्चित रूप से अच्छे फलों को प्रदान करने वाला होगा। और दसम भाव में ही इस समय शुक्र और बुध ने नीच भंग राजयोग की स्थिति को बनाकर रखा हुआ है। निश्चित रूप से अच्छी स्थिति है। और द्वादश भाव में बृहस्पति निश्चित रूप से बाहरी यात्राओं का अच्छा लाभ दे रहा है, परंतु खर्च की अधिकता बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में कुछ कमी और कष्ट के कारणों को बृहस्पति ने जरूर उत्पन्न करके रखा हुआ है, लेकिन अन्य मार्गों में बृहस्पति शुभ फल की सृष्टि कर रहे हैं। बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार और व्यापार में शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। और इस कड़ी में एक बार फिर एक नया सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। 13 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव, जो ग्रहराज हैं, अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, 13 अप्रैल 2025 रात्रि 3:21 पर सूर्य केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश करेंगे और इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही सूर्य का अपनी उच्च राशि, जिसमें सूर्य सर्वाधिक बली माने जाते हैं और 10 अंशों तक परमोच्च की स्थिति में रहते हैं, निश्चित रूप से प्रवेश हो जाएगा। और सूर्य मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणामों को लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं उसी पर चर्चा करूंगा, किस प्रकार के शुभाशुभ फलों को सूर्य प्रदान करेंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा, किसी के लिए भी नकारात्मक फलों को देने वाला नहीं होगा। और एक बात, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातकों की, यानी कि केंद्र में है, कोण में है, धन में है, लाभ में बैठे हुए हैं, लग्न से तीसरे या छठे बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि सिंह में है, यही इनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। मेष राशि का जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है, सिंह और मेष के नवांश में है, और शुक्र, बुध आदि और गुरु की दृष्टि या युति करके बैठा हुआ है, निश्चित रूप से बलवान है। तो ऐसी स्थिति में जिनके जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, गोचर में अब एकादश स्थान में अपनी उच्च स्थिति में आने पर विशेष रूप से शुभाशुभ फलों को प्रदान करेगा। 13 अप्रैल 2025 से लेकर 14 मई तक का यह कालांश रहेगा। अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आइए इसी पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, सूर्य मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए पराक्रमेश होता है, तृतीयेश होता है, और तृतीयेश अपने से नवम भाव में एकादश स्थान में, जो उपजय स्थान माना जाता है, काम त्रिकोण का भी एक भाव होता है, उसमें गोचर करेगा। तृतीय भाव स्वयं एक काम स्थान माना गया है और यहाँ से नवम स्थान में सूर्य एकादश में गोचर करेगा। मैंने कई बार बताया है कि लग्न से या राशि से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में गोचर का सूर्य बहुत शुभ फलों को देने वाला होता है। किसी भी राशि या किसी भी लग्न से शक्तिशाली कार्य करते हैं एकादश स्थान में। तो सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से आपको पराक्रमेश लाभ में गोचर करेगा। तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के तेज, शौर्य और पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटे भाई बहनों से लाभ का योग बनेगा, लाभप्रद स्थिति रहेगी बंधुजन से। और एकादश में गोचर करता हुआ सूर्य पराक्रम शक्ति के द्वारा धन लाभ और आमदनी के पक्ष में निश्चित रूप से बड़ी और विशेष सफलता को प्रदान करने वाला होने वाला है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए। एकादश स्थान जो होता है वह चाचा और बुआ का भी होता है, तो चाचा बुआ आदि से लाभ के योग बनेंगे और बड़े भाई से भी
लाभ का संयोग पैदा करने वाला यह सूर्य का गोचर होगा। और एकादश भाव में गोचर का सूर्य आपके यानी मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए धन, मान, पद और प्रतिष्ठा और सत्ता सुख को बढ़ाने वाला सिद्ध होने वाला होगा इस एक मास के लगभग कालांश में, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर में मांगलिक कार्य होंगे, उत्सव का माहौल रहेगा, आपके यश का विस्तार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दामाद या आपके पुत्र वधू से भी आपको इस एक मास के कालांश में न्यूनाधिक रूप से लाभ की ही प्राप्ति होगी। आपके मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला यह एक मास का छोटा सा कालांश आपको मिलने वाला है। सूर्य एकादश में गोचर करता हुआ अपनी नीच दृष्टि पंचम पर डालेगा। नीच दृष्टि पड़ने से संतान पक्ष के सुख में कुछ न कुछ कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न करेगा। जो लोग अध्ययन रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थीगण हैं, अध्ययन के क्षेत्र में शिक्षा के मामलों में विघ्न और बाधाएं देखने को मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लाभ का दृष्टिकोण सर्वोपरि रहेगा मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लाभ के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए वाणी में जो है वो बहुत स्वार्थ का जो है वो अंश रहेगा और स्वार्थपरता रहेगी इस कालांश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी थोड़ी सी कठोरतापूर्ण वाणी का भी आप इस्तेमाल करेंगे दूसरों के प्रति, क्योंकि सूर्य अपनी नीच दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे। तो विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष में थोड़ी सी कमी और कष्ट के कारणों को जरूर उत्पन्न करेंगे सूर्यदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एकादश का सूर्य बहुत शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होगा, व्यापार में विस्तार होगा और आपके सामाजिक स्तर में आपको उसमें उन्नति को देखने को मिलेगा। मित्रगण से आपको लाभ होगा, समाज से लाभ होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ज्येष्ठ भ्राता, बुआ, चाचा आदि का भी लाभप्रद सहयोग आपको मिलने वाला है। और गुरु अभी द्वादश में गोचर कर रहा है, खर्च की अधिकता को बनाकर बैठे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वैवाहिक जीवन में भी कुछ कमी और कष्ट के कारणों को बृहस्पति दे रहे हैं और परंतु बाहरी स्थानों में शक्ति प्रदायक हैं, बाहरी स्थानों का बड़ा सुखद संबंध बनाकर बैठे हुए हैं और यात्राओं के योग विशेष रूप से देखने को मिले हैं। 14 मई को यह लग्न में आ जाएंगे, मिथुन राशि पर इनका संचार आरंभ हो जाएगा। तो विवाह के योग आरंभ होने वाले हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए जो अविवाहित हैं। 14 मई से लेकर 1 जून 2026 तक का यह कालांश विवाह कराने वाला होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सूर्य के गोचर पर विशेष रूप से जानकारी दी। लाभप्रद गोचर है, मेष संक्रांति आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और इसी आशा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।